नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, अनअकैडमी परिवार के माध्यम से आप सभी का अपने दिल में स्वागत करता हूं। मैं निखिल गोयल आप सभी की एक प्रकार से मदद करने के लिए यहां पर बना हूं। एसएससी जेईई एग्जाम में हर साल कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो रिपीटेड तौर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पिछले 20 साल के पेपर को एनालाइज करके आप लोगों के लिए मैं 60 ऐसे टॉपिक लेकर आया हूं जो आप लोगों को बहुत मददगार साबित करेंगे। प्लस लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों के कुछ ऐसे कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि आप लोगों के एग्जाम में अच्छी रैंक आ सकेगी। तो 60 शॉर्ट टॉपिक सीरीज मेरे द्वारा चलाई जा रही है। एसएससी एग्जाम तक मैं ये 60 टॉपिक आप लोगों के लिए कंप्लीट करूंगा ही करूंगा। इस सीरीज को खुद भी देखिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर करिए और इस सीरीज का पूरा लाभ उठाइए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी टॉपिक मैं इसके अंदर पढ़ा रहा हूं वो जनरली सारे के सारे मेरे प्लस कोर्स के टॉपिक हैं। मेरे प्लस कोर्स में मैं वो अक्सर पढ़ाया करता हूं और उसी शिद्दत के साथ, वही एनर्जी के साथ, वही कंटेंट आप लोगों को भी यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहा हूं। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए छोटी सी इंफॉर्मेशन लेडीज एंड जेंटलमैन, कि अनअकैडमी के परिवार पर मेरी तरफ से मेरा प्लस कोर्स लॉन्च हो चुका है। अगर आप लोग मेरे प्लस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, मुझसे अपने आने वाले भारत में होने वाले किसी भी जेईई एग्जाम की या एई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करते टाइम आप लोगों को ये कोड यूज करना है। ये कोड है आप लोगों का एनजी लाइव। इस कोड के माध्यम से आप डायरेक्टली मेरे प्लस कोर्स से कनेक्ट हो जाते हैं। प्लस लेडीज एंड जेंटलमैन, जितनी भी आप लोगों की प्लस कोर्स की कॉस्ट होती है, उस प्लस कोर्स की कॉस्ट में आप लोगों को डिस्काउंट भी मिलता है। तो डिस्काउंट अवेल करवाने के लिए मुझसे अपनी जेईई की टेक्निकल और मेरी टीम से नॉन टेक्निकल तैयारी करने के लिए आप इस कोड को यूज कर सकते हैं, दैट इज एनजी लाइव कोड। सर, प्लस कोर्स के आप लोगों को बहुत बेनिफिट्स अवेल करवाए जाते हैं। कैसे? जैसे कि आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों चीजें टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। हर लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को मिलती है। प्लस लेडीज एंड जेंटलमैन, आप कितनी मर्जी बारी किसी भी लेक्चर को लाइव ड्यूरेशन से लेकर रिकॉर्डेड फॉर्म में भी जितनी मर्जी बार देख सकते हैं। वीकली टेस्ट मिलता है, मंथली टेस्ट मिलता है आप लोगों को, और उस टेस्ट के माध्यम से आप लोगों को यह जानने को मिलता है कि आप लोगों को कहां पर लाए करना है और कहां पर अभी आप लेवल में हैं। तो बहुत कुछ मिलता है। आप लोगों को डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन मिलते हैं, लाइव ऑन लाइव इंटरेक्शन टीचर के साथ आप अपने डाउट को भी क्लियर कर सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सारे फीचर आप लोगों को कब अवेल होते हैं? जब आप एनजी लाइव कोड का यूज करते हैं। देखिए, सिविल इंजीनियरिंग की अगर आप बात करते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आप लोगों को ये पर्टिकुलर शब्द बहुत ज्यादा जानने को मिलता है, जिसको हम नाम देते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस का। तो ये इफेक्टिव स्ट्रेस हो गया, इफेक्टिव लेंथ हो गया, इफेक्टिव पर्टिकुलर एरिया हो गया। इफेक्टिव शब्द को अगर मैं अच्छे से समझता हूं तो मैं ये इफेक्टिव से रिलेट होने वाले हर शब्द को आप लोगों को कनेक्ट करवा के समझा सकता हूं। तो मेरे लिए हर टॉपिक को पढ़ने से अच्छा है इफेक्टिव शब्द को अगर मैं समझता हूं तो मैं उस इफेक्टिव के साथ जुड़े होने वाले हर शब्द को अपने हिसाब से एनालाइज कर दूंगा। तो इसका मतलब समझते हैं। मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे, आप शब्दों पर गौर फरमाइएगा। आपके पास एक सॉइल वो है, सैंपल है। आपके सॉइल के सैंपल आपकी दुनिया भर की मिट्टी जुड़ी हुई है, ठीक है। मैंने कहा इस सॉइल के अंदर कोई भी पानी नहीं है। इस सॉइल के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की मिट्टी है, यानी ओनली एंड ओनली सॉइल देखने को आप लोगों को यहां पर मिल रही है। दूसरा, आपके पास आ रहा है एक सॉइल सैंपल जिसके अंदर आप लोगों का सॉइल भी है और पानी भी है। मैंने कहा इस मिट्टी के अंदर आप लोगों का सॉइल के साथ साथ थोड़ा बहुत आप लोगों को पानी भी देखने को मिल रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने तुमको कहा इस मिट्टी के अंदर तुम्हें सॉइल और वाटर दोनों देखने को मिल रहा है। मैंने तुम्हें कहा कि दोनों भी मिट्टी के ऊपर तुमने अपनी तरफ से एक लोड लगाया और उस लोड का नाम था पी, ठीक है। अब जाहिर तौर पर बात है कि ये मिट्टी आके दबेगी। ये मिट्टी फुली कॉम्पैक्ट हो गई, जितनी हो सकती थी उतनी डेंसिफाइड हो गई, यानी ये मिट्टी फुली डेंस हो गई। अपनी नजर में ये मिट्टी फुली डेंस हो गई। ये मिट्टी भी अपनी नजर में जितनी हो सकती थी, जितनी इसकी क्षमता है,
उतनी ये फुली डेंस हो गई। मेरा क्वेश्चन तुमसे ये नजर आएगा कि तुम्हारी नजर में अब दोनों मिट्टी को अगर तुम्हें उपयोग करना है, दोनों मिट्टी में से अगर तुम्हें उपयोग करना है अपने घर बनाने के लिए किसी मिट्टी को, यानी तुम्हें बोला जाए अगर कि तुम्हें किस मिट्टी के ऊपर अपना घर बनाना है, तो तुम किस मिट्टी को चूज करने वाले हो? जाहिर तौर पर बात है मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी कॉमन सेंस तुम्हें यह जवाब देगी तुम पहले वाली मिट्टी को ऑक्यूपाई करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि तुम्हें पता है कि पहली वाली मिट्टी के अंदर सारे के सारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं और वो सॉलिड पार्टिकल्स का आपस में इंटरकनेक्शन इतना अच्छे से बैठ चुका है कि वो सॉलिड पार्टिकल्स अपनी फुली ओरिएंटेड पोजीशन को ऑक्यूपाई कर चुका है, यानी फुली डेंस हो चुका है। अब वो सॉलिड पार्टिकल और ज्यादा ऑक्यूपाई नहीं करेगा वॉइड्स को, जितना कर सकता था कर दिया। ठीक है, मैंने कहा इसको मैं अगर और ज्यादा एनालाइज तरीके से समझना चाहता हूं तो ये मेरे पास 4 सॉलिड पार्टिकल्स हैं और ये चारों के चारों जितने पैक हो सकते थे ये सॉलिड पार्टिकल उतने ज्यादा पैक हो चुके हैं। इनमें किसी तरह का और ज्यादा आपको कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा, और ज्यादा कोई रीओरिएंटेशन शब्द का नाम नजर नहीं आएगा। इसके बाद मैंने तुम्हें कहा अगर तुम ये दूसरे वाले सॉइल पार्टिकल को एनालाइज करने का प्रयास करते हो तो तुम्हें ये समझ में आया कि दूसरे वाले जो मेरे पास सॉइल पार्टिकल्स आ रहे हैं, इन सॉइल पार्टिकल के बीच में अभी मेरे पास पानी भी देखने को मुझे मिल रहा है। मैंने कहा इन सॉइल पार्टिकल में बीच में तुम्हें पानी देखने को मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। ये पानी बेसिकली यहां पर क्या काम कर रहे हैं? ये पानी की वजह से ये सारे ही सॉइल पार्टिकल आप लोगों के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आए। ये सॉइल पार्टिकल कहीं ना कहीं अभी एक दूसरे के ऊपर और ज्यादा ओरिएंट हो सकते हैं। यानी मैं अगर इनको और ज्यादा दबाता हूं या फिर कुछ समय के बाद ये पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर ओरिएंट हो सकते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर स्लिपेज शो कर सकते हैं। ये तो हुई मेरी कॉमन सेंस। लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज यहां पर क्या बोलती है? मुझे पता है जितना ज्यादा पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस होगा उनके बीच का इंटरेक्शन उतना कम होगा। न्यूटन्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में हमने पढ़ा हुआ है। मैंने कहा मुझे पता है जब इनके बीच में पानी बढ़ चुका है, पानी बढ़ गया है, तो यहां पर डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। डिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से इन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको मैं कहता हूं अपनी भाषा में कोहेजन, वो कोहेजन कहीं ना कहीं आप लोगों को डिक्रीज होते हुए मिलेगा। सर जब इनके बीच की पकड़ कम हो गई तो मैंने कहा कि इन पार्टिकल्स की कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी भी आप लोगों को डिक्रीज देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन पार्टिकल, बिकॉज प्रीवियस वन पार्टिकल तो बिल्कुल कांटेक्ट में आ चुका है, यहां पर स्टेबिलिटी कम है। ये वही बात होती है कि शादी से पहले तो न जाने कितने हुआ करते थे लेकिन स्टेबिलिटी नहीं होती थी। शादी के बाद एक ही है और वो स्टेबिलिटी हो गई है क्योंकि वो बिल्कुल पास आ चुकी है। सिंपल सी बात है। तो मैंने कहा इसी स्टेबिलिटी क्राइटेरिया को अगर मैं अपने स्ट्रेस वाले फिनोमिना से रिलेट करना चाहूं तो सर मेरी एक ही बात नजर आ रही है यहां पर कि मैंने दोनों के ऊपर लोड सेम लगाया था। एक के ऊपर जब मैंने लोड ज्यादा लगाया, एक के ऊपर लोड लगाया तो वो बिल्कुल पास पास आ गया, दूसरे के ऊपर उतना ही लोड लगाया लेकिन कुछ पानी की वजह से वो पास पास नहीं आ पाया। दोनों का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है मेरे प्यारे बच्चे वो है एरिया ए, इसका भी और इसका भी। मैंने कहा इसके ऊपर अगर मैं स्ट्रेस लगाता हूं, मेरे शब्दों पर गौर फरमाना जरूर, मैंने कहा इस पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर मैंने एक स्ट्रेस लगाया है और उस स्ट्रेस का वैल्यू मुझे देखने को मिलता है P/A। इधर भी मेरे को स्ट्रेस का वैल्यू देखने को मिलता है P/A। ठीक है बच्चे, दोनों ही तरफ मेरे को जब P/A देखने को मिल रहा है तो मैंने तो अपना स्ट्रेस दोनों में बराबर लगाया था, लेकिन शब्द पर गौर फरमाइएगा, मैंने तो अपना दोनों पर बराबर स्ट्रेस लगाया था लेकिन मेरे स्ट्रेस का इफेक्ट मुझे पहले वाली बॉडी पर ज्यादा देखने को मिला। मेरे स्ट्रेस का इफेक्ट मुझे पहले वाली बॉडी पर ज्यादा देखने को मिला। तो वो स्ट्रेस जो बेसिकली अप्लाइड स्ट्रेस की वजह से इफेक्ट नजर करवाता है, इफेक्ट प्रोड्यूस करवाता है या इफेक्ट को रिप्रेजेंट करवाता है,
द ऑल स्ट्रेस ओवर दैट बॉडी जिसमें इफेक्ट नजर आ रहा है, दैट इज नोन टू बी एज द इफेक्टिव स्ट्रेस। मैंने कहा इस बॉडी पर जो स्ट्रेस मुझे एनालाइज हो रहा है, जो आउटकम स्ट्रेस मुझे देखने को मिल रहा है, जो आउटपुट स्ट्रेस देखने को मिल रहा है मुझे, वो बेसिकली इसमें ज्यादा देखने को मिल रहा है, और इसके अंदर जो मुझे आउटपुट स्ट्रेस देखने को मिल रहा है वो बेसिकली कम देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा ये जो मेरे पास आउटपुट नजर आ रहा है ना, ड्यू टू माई अप्लाइड स्ट्रेस, लगाया तो सेम था बट आउटपुट मुझे उसमें ज्यादा और इसमें कम देखने को मिल रहा है। वो ही अप्लाइड स्ट्रेस बेसिकली बॉडी के अंदर जाकर लगता तो स्ट्रेस की फॉर्म में है, जो स्ट्रेस मैंने लगाया वो ही स्ट्रेस बॉडी में जाकर लगता तो एक स्ट्रेस की फॉर्म में है, तो वो ही स्ट्रेस बॉडी में स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहा है, और उसी स्ट्रेस की वजह से एक आउटपुट नजर आ रहा है, वो भी स्ट्रेस की फॉर्म में आ रहा है। सर दैट आउटपुट स्ट्रेस इज एक्चुअली नोन टू बी एज द इफेक्टिव स्ट्रेस ओवर द बॉडी। सिंपल सी बात। तो कहीं ना कहीं मुझे समझ में आया कि ये इफेक्टिव स्ट्रेस है क्या। ये तो हुई इसकी प्रैक्टिकल भाषा। अभी अगर मैं बॉडी पर बात करता हूं तो देखिए, इफेक्टिव स्ट्रेस को अगर मैं शब्दों पर गौर देता हूं तो इफेक्टिव स्ट्रेस मुझे यहां पर देखने को मिल रहा है, पार्टिकल टू पार्टिकल कांटेक्ट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उस स्ट्रेस का इफेक्ट मुझे बॉडी पर देखने को मिल रहा है। मैंने कहा दैट इज ड्यू टू द पार्टिकल टू पार्टिकल कांटेक्ट, कोई डाउट ही नहीं है। दिस इज ओनली ड्यू टू द पार्टिकल टू पार्टिकल कांटेक्ट। जब पार्टिकल के पार्टिकल कांटेक्ट की वजह से जो स्ट्रेस आता है उसको जनरल भाषा में हम लोग कहते हैं इंटरग्रेनुलर स्ट्रेस। इंटरग्रेनुलर स्ट्रेस, ठीक है। इफेक्टिव स्ट्रेस में इंटरग्रेनुलर स्ट्रेस देखने को मिला, और मुझे एक चीज और नजर आई कि जितना ज्यादा मेरी बॉडी के ऊपर ये इफेक्टिव स्ट्रेस आ रहा है उतना ज्यादा मेरी बॉडी की बियरिंग कैपेसिटी अच्छी हो रही है, उतना ज्यादा मेरी बॉडी कॉम्पैक्ट हो रही है, उतना ज्यादा मेरे पार्टिकल एक दूसरे के साथ संबंध में आ रहे हैं, उतना ज्यादा मेरे पार्टिकल अपनी स्टेबिलिटी को अटेन कर रही है। ले देकर कहने का मतलब है जितना ज्यादा बॉडी के ऊपर इफेक्टिव स्ट्रेस नजर आ रहा है उतना ज्यादा मेरी बॉडी की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज में एनहेंसमेंट देखने को मिली मुझे। तो मैंने तुम्हें यहां पर कह दिया कि ये इफेक्टिव स्ट्रेस जो होता है, ये इफेक्टिव स्ट्रेस बेसिकली तुमको क्या बताता है? इट सिग्निफाइज द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्निफाइज engineering properties of the soil. Now ladies and gentlemen, have a concentration here that जब आपका ये इफेक्टिव स्ट्रेस इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल को सिग्निफाइज करता है या उसको एनहेंस करता है तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? मैंने कहा सबसे पहले तो बेसिक प्रॉपर्टी लेते हैं, दैट इज नोन टू बी एज द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ओके, उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन दूसरी प्रॉपर्टी मुझे देखने को मिलती है जिसको मैं नाम देता हूं shear strength ऑफ द सॉइल। तीसरी प्रॉपर्टीज मुझे देखने को मिलती है फुली कॉम्पैक्टेड या फिर फुली स्टेबल सॉइल, ऐसी मुझे देखने को मिल जाती है। आगे बहुत सारी चीजें आती हैं एक्सेट्रा लिख देते हैं। जनरली तुम्हें समझ आ गया कि ये इफेक्टिव स्ट्रेस क्यों आया। मेजर बात आती है, मैं बॉडी पर जो अप्लाइड स्ट्रेस की बात कर रहा था, मैं बॉडी पर जो अप्लाइड स्ट्रेस की बात कर रहा था तो वो बेसिकली क्या था? वो बेसिकली मेरी बॉडी पर एक तरह का टोटल स्ट्रेस था, यानी मेरी बॉडी पर जो भी मैंने स्ट्रेस लगाया उसकी वजह से मेरी बॉडी में एक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। तो अप्लाइड स्ट्रेस जो था वो अप्लाइड स्ट्रेस एक तरह का टोटल स्ट्रेस की तरह यहां पर एक्ट कर रहा था। टोटल स्ट्रेस क्या है? मैंने कहा स्ट्रेस अप्लाइड ओवर द बॉडी, नथिंग एल्स। स्ट्रेस अप्लाइड ओवर द बॉडी और ड्यू टू द बॉडी, या तो बॉडी पर लगाया जाता है या बॉडी की वजह से लगता है। कैसे देखते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम सेइंग दैट कि ये जो स्ट्रेस है दो तरीके से लगाया जा सकता है। पहला तो हो सकता है ये कि मैं बॉडी पे खुद का सेल्फ वेट अगर कंसीडर करता हूं, शब्दों पर गौर फरमाइएगा बच्चे, जितना ज्यादा बॉडी का खुद का वजन होगा उतना ज्यादा वो अपने स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आप ही अपनी बॉडी को ले लो, जितना ज्यादा आप मोटे होंगे उतना जल्दी आपके पैरों में दर्द होगा।
क्योंकि भाई सारा वजन आपकी बॉडी का पैरों पर आ रहा है, उतना ज्यादा आपका स्ट्रेस पड़ रहा है। जितना पतले होंगे उतना जीवन हल्का बीतेगा, सिंपल सी बात। दूसरी बात मेरी यहां पर आती है लेडीज एंड जेंटलमैन, कि ये अप्लाइड स्ट्रेस एक तो होता है आपके खुद के वजन की वजह से, दूसरा आपको देखने को मिलता है कि आपके ऊपर कितना वजन डाला जा रहा है, तो उसको अंग्रेजी भाषा में कहते हैं सरचार्ज। ठीक है, दो तरह के आप लोगों के अप्लाइड स्ट्रेस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। टोटल स्ट्रेस बॉडी पर दो तरीके से आता है। मैंने कहा लेडीज एंड जेंटलमैन, ये टोटल स्ट्रेस बेसिकली होता क्या है सर? इट इज हैविंग अ सिंपल फॉर्मूला। टोटल इज नोन टू बी एज द फोर्स अप्लाइड ओवर द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, नथिंग एल्स। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। एक आया आपके पास, मैंने कहा आपने अपनी बॉडी पर टोटल स्ट्रेस लगाया था, लेकिन उस टोटल स्ट्रेस में जो प्रोडक्शन मुझे देखने को मिल रही है वो है इफेक्टिव स्ट्रेस। अब वो इफेक्टिव स्ट्रेस बेसिकली कम भी हो सकता है या पूरा बराबर भी हो सकता है। मैंने कहा जब मेरी मिट्टी के अंदर कोई भी पानी नहीं था, तो पानी ना होने की वजह से मेरा टोटल स्ट्रेस मेरी पूरी बॉडी में फैल गया और उसने मेरी बॉडी पर फुल इफेक्ट दिखा दिया। यानी जो आउटपुट स्ट्रेस मुझे मिला वो मेरे टोटल स्ट्रेस के बराबर आया। लेकिन जब मेरी मिट्टी के अंदर पानी था, तो मुझे यह पता लगा था कि मैंने अगर 100% अपनी बॉडी पर स्ट्रेस लगाया है, तो वो मिट्टी के अंदर पानी की होने की वजह से आउटपुट मुझे कहीं ना कहीं 85% के आसपास देखने को मिल रहा है। वो 15% जो मुझे रिडक्शन देखने को मिली, वो रिडक्शन बेसिकली पानी की वजह से आई। यानी पानी ने ऑपोजिट डायरेक्शन में मेरे टोटल स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करी है, बिल्कुल करी है। आप एनालाइज भी करिए, यहां पर आपकी मिट्टी है और मिट्टी के अंदर जितना ज्यादा पानी होगा, आप मिट्टी में एक सूखी मिट्टी और एक गीली मिट्टी है, सूखी मिट्टी में आप स्ट्रेस लगाइए, मिट्टी बिल्कुल सख्त होते होते आपको ऐसा एहसास देगी सख्त है। गीली मिट्टी में आप कभी भी पानी को वैसे दबाइए तो आपको ऐसा दलदल वाली फील आती है। दलदल वाली फील का मतलब कि आपके स्ट्रेस को वो पानी कहीं ना कहीं रुकावट पैदा कर रहा है। जैसे जैसे आप जोर लगा रहे हैं वो पानी ऊपर आ रहे हैं, ये भी बताऊंगा क्यों होता है। जैसे जैसे जोर लगा रहे हैं वो पानी ऊपर आता है और आपके फोर्स को कम करने की कोशिश करता है। मेजर बात मैंने बताई कि एक ऐसा स्ट्रेस भी मिट्टी के अंदर लगता है जो ओवरऑल स्ट्रेस को कम कर रहा है, दैट इज नोन टू बी एज द वाटर स्ट्रेस। लेकिन ये वाटर कहाँ प्रेजेंट होता है? ये वाटर मेरे वॉइड्स में प्रेजेंट होता है, और वॉइड्स को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं पोर्स, है ना। तो हम इसको वाटर प्रेशर नहीं कहते, हम इसको नाम देते हैं पोर वाटर प्रेशर। ठीक है, तो तीसरा मेरे पास जो स्ट्रेस आता है मेरे प्यारे बच्चे, उसका नाम आता है पोर वाटर प्रेशर। अब ये पोर वाटर प्रेशर का क्या सीन है? पोर वाटर प्रेशर बेसिकली ड्यू टू द वाटर प्रेजेंट इन द वॉइड्स, ड्यू टू वाटर प्रेजेंट इन द वॉइड्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, बात को समझने का प्रयास करेंगे। आई एम सेइंग लेडीज एंड जेंटलमैन यहां पर कि it actually reduces my total stress. It reduces my total stress. ये मेरे टोटल स्ट्रेस को रिड्यूस करने का प्रयास कर रहा है, बिल्कुल समझ में आ रही है। उसके बाद मैंने आपको कहा किस तरीके से कर रहा है। अब एक इक्वेशन नजर में आई मुझे, वो इक्वेशन बेसिकली मुझे नजर में आई मेरे प्यारे बच्चे, कि भाई इफेक्टिव स्ट्रेस जो मुझे मिल रहा है, एक्चुअली दिस इज नोन टू बी एज द आउटपुट। इनपुट मेरा क्या था? दैट इज नोन टू बी एज द टोटल स्ट्रेस। और उसके बाद लॉसेस मेरे कहां देखने को मिल रहे हैं? दैट इज नोन टू बी एज द पोर वाटर प्रेशर। ये मुझे जनरली अपनी एक इक्वेशन देखने को मिली कि ये तो हुआ मेरा आउटपुट, ये तो हुआ मेरा इनपुट, और ये हुआ मेरे पास लॉसेस। इस इक्वेशन की मदद से बेसिकली मैं बहुत बड़े बड़े इक्वेशंस और अपने प्रैक्टिकल फिनोमिना को समझने का प्रयास करता हूं। अब इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को एक छोटा सा पीडीएफ अपना दिखाना चाहता हूं। ऑनलाइनर्स जरूरी होते हैं पढ़ने, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बच्चे का क्वेश्चन आया कि इट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से रिलेट अगर करना चाहूं तो मैं किस तरीके से क्या बनता है। स्ट्रक्चर के लिए बेनिफिशियल जो रहेगा दैट इज नोन टू बी एज द इफेक्टिव स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस भी स्ट्रक्चर के लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इफेक्टिव स्ट्रेस को इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस को एनहेंस करता है,
और जितना ज्यादा टोटल स्ट्रेस होगा उतना ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रेस भी देखने को मिलेगा इक्वेशन के हिसाब से। लेकिन पोर वाटर जो है ये कहीं ना कहीं बेनिफिशियल बिल्कुल साबित नहीं होता। एक ही केस में साबित होता है जब ये कैपिलरी एक्शन शो करता है। अब वो क्या होता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, मेजर बात यहां पर आती है कि ये एक इफेक्टिव स्ट्रेस की थ्योरी आई। 2 मिनट का पेशेंस, मैं नोट्स ऐड कर देता हूं, उसके बाद फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक, ओके। Now, ladies and gentlemen, in the effective stress topic, we have discussed the total stress, we have discussed the pore water pressure, we have discussed the effective stress. फॉर्मूले की अभी मैं बात नहीं करना चाहूंगा, फॉर्मूला बनता कैसे है उस बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। बात आई लेडीज एंड जेंटलमैन यहां पर कि टोटल स्ट्रेस इज द सॉलिड पार्टिकल्स पे जो भी स्ट्रेस पड़ा, इट इज द स्ट्रेस एक्सर्टेड ऑन द सॉइल सरफेस ड्यू टू द वाटर ओनली। द स्ट्रेस डज नॉट चेंज विद द वॉइड रेशियो, हेंस इट इज नोन एज टू बी न्यूट्रल स्ट्रेस। वॉइड रेशियो के साथ चेंज नहीं होता, पानी की वजह से लगता है, इसलिए हम इसको न्यूट्रल स्ट्रेस का नाम देते हैं। स्ट्रेस एक्सर्टेड ऑन द सॉइल सरफेस ड्यू टू सॉइल पार्टिकल्स ओनली इफ डिक्रीज इन द वॉइड रेशियो एंड इंक्रीज इन द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज जैसे कॉम्पैक्शन, कंसोलिडेशन, शियर स्ट्रेस, बियरिंग कैपेसिटी एटसेट्रा। इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। आगे का जो नोट है ये अभी नहीं पढ़ाऊंगा, आगे पढ़ाने के साथ साथ आपको पढ़ाऊंगा तो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। ठीक है बच्चे, मेजर बात आती है यहां पर, अगर मैं इफेक्टिव स्ट्रेस या किसी भी स्ट्रेस के फॉर्मूले की बात करूं तो देखिए स्ट्रेस का मेरे पास एक फॉर्मूला आता है, दैट इज नोन टू बी एज फोर्स अपॉन एरिया। मुझे पता है यहां पर एक तो ये हो ही गया, लेकिन मैं और भी इसको एनालाइज करना चाहूं तो मैं फोर्स को बेसिकली यहां पे फोर्स की तरह नहीं रखता, फोर्स को बेसिकली मैं वेट की तरह कंसीडर करता हूं। क्यों? क्योंकि मेरी मिट्टी का वजन नीचे की तरफ लग रहा है। मैंने कहा मैं इस छोटे से फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं, वेट पर यूनिट एरिया। अगर मैं वेट की बात करना चाहूं तो वेट बेसिकली मेरा क्या होता है, मैंने कहा आई कैन राइट इट एज यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम अपॉन में एरिया। मैंने यहां से लिख दिया यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ ऑफ द सॉइल, व्हाटएवर इज द हाइट ऑफ द सॉइल और लेंथ ऑफ द सॉइल अपॉन एरिया। I will reduce it and get the formula as gamma into L or gamma into H. If we are considering the height or length, whatever it is, it will be equal to gamma into H. तो अगर मेरी बात करी जा रही है यहां से स्ट्रेस का एक फॉर्मूला मुझे देखने को मिला, वो होता है गामा इंटू एच। मैंने कहा इफ आई एम गोइंग टू कंसीडर द टोटल स्ट्रेस ओवर द बॉडी, सो टोटल स्ट्रेस विल बी इक्वल टू गामा इंटू एच, नथिंग एल्स। If I am considering the pore water present in the body, pore water pressure, तो मैंने कहा जितनी भी हाइट तक पानी प्रेजेंट है मिट्टी के अंदर उतनी ही प्रेशर पानी की वजह से लगेगा जितने में पानी है। मैंने कहा HW is the height of the body. If I am saying ladies and gentlemen, मैं तुम्हें ये सब समझाऊंगा, 2 मिनट का पेशेंस चाहिएगा मुझे। इफेक्टिव प्रेशर की अगर बात करी जाती है that will be equal to gamma H minus gamma W H. Are you getting my point? Clear है। अब मेरी बात आती है यहां से कि हम इसको आगे की तरफ किस तरह से लेकर जाएंगे। मैं तुम्हें कुछ केसेस बताता हूं तो चीजें अपने आप समझ में आने लग जाएंगी। सबसे पहले मेरे पास आता है केस 1। Now ladies and gentlemen, I'm saying that this is my ground. This is my ground and the ground is having height H and the soil is fully dry. इसके अंदर कौन सी सॉइल है? ड्राई सॉइल है और इसकी हाइट जो मुझे देखने को मिल रही है वो H। यानी मैंने कहा लेडीज एंड जेंटलमैन कि इस मिट्टी के अंदर पानी कितना है? बिल्कुल जीरो है ही नहीं। तो पानी है ही नहीं, पानी है ही नहीं, तो तुम लिख सकते हो ना बिना देखे पोर वाटर प्रेशर जीरो है। इस मिट्टी का जो मुझे वजन देखने को मिल रहा है, मैंने कहा कि वो है गामा डी, यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। इफ आई एम सेइंग टोटल प्रेशर कितना होगा बॉडी के ऊपर, टोटल स्ट्रेस कितना होगा, gamma d into में h, because unit weight of the soil present in this condition is gamma d. Effective stress क्या होगा ladies and gentlemen? Effective stress आप लोगों को देखने को मिलेगा total stress minus pore water pressure, यानी gamma d into में h minus में 0, that will be equal to gamma d into h. तो एक छोटा सा पॉइंट मुझे यहां से नोट करके क्या याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है और उस टाइम पे मुझे सॉल्व करने के लिए कई बार प्रेशराइज्ड टर्म पे दिमाग नहीं चलता,
तो वो दिक्कत रहती है, तो ये याद रखेंगे। फॉर ओवन ड्राई या फिर फॉर ड्राई सॉइल इफेक्टिव स्ट्रेस विल बी इक्वल टू टोटल स्ट्रेस। ठीक है बच्चे, छोटी सी बात है, वो तो हो जाए। इसी को थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, केस 2 लेता हूँ। मैंने कहा केस 2 में क्या होगा, ये मेरे पास एक सॉइल का सैंपल है, ठीक है। इस सॉइल के सैंपल की हाइट h है एंड दिस सॉइल इज हैविंग द वेरिएशन लाइक दिस। मैं आपको बताता हूँ, दिस इज हाइट h1 एंड दिस इज हाइट h2। This height is having the water table. This height is having the water table means the soil below this is fully saturated. The soil below this is fully saturated, and the soil above this is dry soil. ठीक है, ये नॉर्मल सेचुरेटेड कह लिया मैंने, कहा उसका यूनिट वेट मुझे गामा मिल रहा है, ऊपर ग्राउंड है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बात आती है यहां से कि अगर मुझे टोटल स्ट्रेस की बात चाहिए हो तो टोटल स्ट्रेस क्या होगा। देखिए शब्दों पर गौर फरमाते हैं। मैंने कहा एक स्ट्रेस तो आ गया ये वाला, एक स्ट्रेस आ गया ये वाला, ठीक है। मैं लिख सकता हूं गामा इंटू H1 प्लस गामा सैचुरेटेड इंटू H2। आई होप सो देयर इज नो प्रॉब्लम। ऑब्वियसली आई एम सेइंग लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ आई एम गोइंग टू फाइंड पोर वाटर प्रेशर that will be equal to gamma W into H2 is total height above which the water is present. That will be the H2. I am saying if I am going to create effective stress over this, then effective stress will be equal to what? It will be equal to total stress minus pore water pressure. I will say, ladies and gentlemen, gamma sat into HW minus में gamma W into H2 plus में gamma into H1. When I will be going to solve it, what I will be going to get? Have a concentration please. Gamma into H1 plus में आप लिख सकते हैं H2 कॉमन ले लिया, gamma sat minus gamma W. Everybody knows that कि gamma sat minus gamma W क्या हुआ करता था, ये हुआ करता था आप लोगों का gamma submerge. तो I will write it as gamma H1 plus में gamma submerge into H2. तो एक छोटी सी चीज यहां से नजर आई, इस तरीके से मैं अपना इफेक्टिव स्ट्रेस यहां निकालूं। एक और केस करवाता हूं। मैंने कहा लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आपके पास केस 3 आता है। केस 3 में आपको बोला गया है कि अब आपका जो पानी है वो बेसिकली पूरा है, यानी ये सॉइल कैसी है, गामा सैचुरेटेड है, ठीक है। आपको बोला गया कि यू नीड टू फाइंड द इफेक्टिव स्ट्रेस ओवर दिस सॉइल। यू कैन से टोटल स्ट्रेस विल बी इक्वल टू गामा सेट इनटू में h इज द हाइट ऑफ द सॉइल सैंपल, और वाटर प्रेशर विल बी इक्वल टू गामा W। वाटर कितना है, पूरी h हाइट तक है, मैंने लगा दिया। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो गया, गामा सेट माइनस में गामा W इनटू में h, कोई डाउट नहीं। आई एम सेइंग लेडीज एंड जेंटलमैन, गामा सबमर्ज इनटू में h हाइट। तो तुमने 2 केस देखे और 2 केस में तुमने देखा कि सैचुरेटेड सॉइल की वजह से कभी भी इफेक्टिव स्ट्रेस पे कोई फर्क नहीं आता, हमेशा सबमर्ज सॉइल की वजह से आता है। तो ये भी तुम अपने आप में लिख लीजिए। तो मैंने तुम्हें क्या कहा कि इफेक्टिव स्ट्रेस इज ओनली द फंक्शन ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेस। ये क्वेश्चन लगभग ES लेवल के बन के आते हैं कई बार। इफेक्टिव स्ट्रेस इज ओनली फंक्शन ऑफ सबमर्ज यूनिट वेट। क्लियर, ठीक है। उसके बाद मेरी बात आती है केस 4 की। एक और केस करवाता हूं, छोटा सा केस आएगा। केस 4 आप लोगों को बोलता है कि आपके पास एक सॉइल है, उस सॉइल में आपने अभी जो पानी का लेवल दिया हुआ है वो बेसिकली ऊपर दे दिया, यानी जो आपकी सॉइल है, अगर आपकी सॉइल है वो बेसिकली ग्राउंड लेवल से भी ऊपर तक पानी को शो कर रही है, ठीक है। तो इस केस में इफेक्टिव स्ट्रेस किस तरीके से वेरी करेगा, ये आपका ग्राउंड लेवल है। I'm saying that this height is h and this height is h1। यहाँ पर पानी है सिर्फ, कोई सॉइल तो है नहीं। यहाँ पर आपकी सॉइल है, कैसी है, सैचुरेटेड सॉइल है। आई एम सेइंग टोटल प्रेशर क्या होगा, एक तो होगा गामा सेट इनटू में h माइनस में प्लस में पानी की वजह से भी प्रेशर पड़ रहा है, गामा W इनटू में h। और वाटर प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने लिखा गामा W। टोटल हाइट ऑफ द वाटर कितनी आ रही है, यहां तक तो पानी था ही मिट्टी के अंदर, मिट्टी से ऊपर भी पानी आ रहा है,
मैंने कहा H प्लस में H1 आ गया। उसके बाद आ रहा है इफेक्टिव स्ट्रेस, आप लिख सकते हैं गामा सेट इंटू में H प्लस गामा W इंटू में H माइनस में गामा W इंटू H प्लस में गामा W इंटू H कर दिया, ठीक है। Now I will be going to solve it and I will get it as ladies and gentlemen, ये H1 आएगा, सॉरी H1 आएगा, यहाँ पे H1 हाइट पे टोटल था ना, तो ये H1 वाला H1 से कट गया, आपके पास क्या बचा सॉल्व करने के बाद, गामा सबमर्ज इनटू H। आर यू गेटिंग? यस। सो आई कैन राइट फ्रॉम हेयर कि आप पानी का लेवल कितना भी बढ़ा लीजिए मिट्टी के ऊपर, उसके इफेक्टिव स्ट्रेस पे कुछ भी फर्क नहीं डालता। यही चीज वन लाइनर में लिखा हुआ था, पहला नोट, with rise in the water table above the ground surface, total stress and pore water pressure will be going to increase, but effective stress remains constant। ये चीज तुमको याद रखनी है। इसी के साथ यहां पर लिखा हुआ है, effective stress in the soil depends on submerged unit weight of the soil below the water table and unit weight of the soil above the water table according to the given condition। ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें यहां पर सिखाता हूं कि किस तरीके से बेसिकली स्ट्रेस के डायग्राम वेरी करते हैं, इनको समझते हुए चलते हैं। ठीक है बच्चे, हर केस का डायग्राम बनाएंगे। अभी एक और केस रहता तो उसको भी समझाऊंगा, बट डायग्राम पहले। मैंने कहा स्ट्रेस डायग्राम किस तरीके से वेरी करता है उसको भी क्लियर करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने तुमको कहा कि दिस इज योर हाइट ऑफ द ग्राउंड लेवल, दिस इज योर हाइट ऑफ द ग्राउंड लेवल, और आई विल से दैट this is your ground surface, this is your ground surface, and we need to go with the stress diagram over this surface. If I am saying this is your gamma dry soil and this is having height h, everybody knows that कि जब मैं इस पे कोई भी स्ट्रेस लगवा रहा हूं तो ऊपर तो कोई वजन नहीं लग रहा, सिर्फ इसके यूनिट वेट की वजह से वजन लग रहा है। मैंने कहा टॉप पे तो कोई भी स्ट्रेस नहीं आ रहा, और बॉटम पे कितना स्ट्रेस आ रहा है, गामा डी इंटू एच लगा दिया। शब्दों पर गौर फरमाएंगे, ये गामा डी इंटू एच आ रहा था, मेरे पास क्या था, टोटल स्ट्रेस था एक तरह का। मैंने कहा ये गामा डी इंटू एच, जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा हूं मेरा वेट ऑफ द सॉइल इंक्रीज होता जा रहा है, जैसे जैसे नीचे जाता जा रहा हूं वेट ऑफ द सॉइल इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने कह दिया कि स्ट्रेस जो है मैं लिख सकता हूं सिग्मा इज इक्वल टू गामा डी इंटू एच। गामा डी तो कांस्टेंट है, यानी सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। जैसे जैसे मेरा सिग्मा बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरी हाइट बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे सिग्मा बढ़ रहा है। मैं इस डायग्राम को कुछ इस तरीके का बना सकता हूं, भाई मैं नीचे आता गया और मेरा टोटल स्ट्रेस का वेरिएशन इस तरीके से बढ़ता गया। हाइट है इसकी h, ये क्या है, ये है आप लोगों का टोटल स्ट्रेस। ठीक है बच्चे, चलिए अभी बात को समझते हैं। यहाँ पर लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं कह सकता हूं यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर बिल्कुल था ही नहीं, इसीलिए यही मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस के बराबर भी देखने को मिलेगा। क्लियर है? मेरे शब्दों पर गौर अगर आप फरमा रहे हैं तो आप लोगों को क्वेश्चन पे ये बोला जाता है, कई बारी कि ये फोर्स कितना देगा वो बताओ, टोटल फोर्स कितना होगा वो बताओ। तो सर इट इज एक्चुअली इक्वल टू एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम। जितना भी आपका ये स्ट्रेस डायग्राम आ रहा है उसका एरिया बेसिकली आपको फोर्स का डाटा देगा। मैंने कहा सबको पता है ये ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस कितना आ रहा है, गामा डी इंटू एच इंटू हाइट कितनी आ रही है, एच। When I will be going to solve it, gamma d into h square upon 2। ठीक है, कई बार कहता है मोमेंट निकालो। If you are asking about the total moment मतलब इस बॉडी पर नेट मोमेंट कितना आएगा वो भी बताना है। मोमेंट ड्यू टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो सर मोमेंट होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस। फोर्स ये सब बेसिक चीजें हैं, उम्मीद आपको आती होगी। तो मैंने कहा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस बॉटम से रहता है h/3 पर, तो मैंने इसको बॉटम के अबाउट निकाल दिया और आंसर मेरा यहाँ पर आ गया। ठीक है, मोमेंट अबाउट बॉटम कितना आएगा, ठीक है, गामा h3/6 आता है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि जो मैंने तुमको पहले बताया उनका जल्दी जल्दी से मैं स्ट्रेस डायग्राम बनवा के दे देता हूँ, तो चीजें मेरी ख्याल में ज्यादा क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, अभी बात आती है कि यहाँ पर मेरा पानी का लेवल था, लेट इट बी द हाइट h2, लेट इट बी द हाइट h1, यहाँ पे मेरे पानी का लेवल था, ये मेरी ग्राउंड थी। उसके बाद मैंने क्या कहा, मुझे पहले तो इसका स्ट्रेस डायग्राम बनाना है,
मुझे पता है कि इसका टोटल बॉटम पे स्ट्रेस कितना आ रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये है गामा, ये है गामा सेट, ये है गामा। गामा क्या है यहाँ पर, मैंने कहा लेडीज एंड जेंटलमैन कि यहाँ पे जो मेरा स्ट्रेस देखने को मिला दैट विल बी इक्वल टू गामा H1। यहाँ पे मुझे देखने को मिला गामा H1 प्लस गामा सेट H2। ठीक है, मैंने कहा कि यहां तक तो आप लोगों को गामा देखने को मिल रहा था इतना, उसके बाद आप लोगों को देखने को मिला फर्क ऐसे, शब्दों पर गौर देंगे किस तरह से वेरी करता है। यहां तक तो आप लोगों को देखने को मिला था गामा सेट गामा H1, और ये आप लोगों को देखने को मिला गामा H1, ये आया गामा सेट H2। तो इस तरीके से प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। अब बनाते हैं यहाँ पर पोर वाटर प्रेशर का डायग्राम बच्चे। पोर वाटर प्रेशर आपको भी पता है, पोर वाटर प्रेशर आपको भी पता है कि ऊपर तो कोई पानी है नहीं, ऊपर तो कोई पानी है नहीं, पानी कहां से शुरू हो रहा है, नीचे से। मैंने कहा मैं इसका ऐसे बना सकता हूं ना, इंक्रीज करता हुआ, दिस इज गामा W, दिस इज H2, और इस तरीके से ये वेरी कर रहा है। और अगर मैं इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करता हूं, इफेक्टिव स्ट्रेस की मैं बात करता हूं यहां पर, तो इफेक्टिव स्ट्रेस किस तरीके से वेरी करता है। देखो आपको पता है जहां पे पानी है ही नहीं, जहां पे पानी है ही नहीं वहां टोटल और इफेक्टिव बराबर रहता है। यानी यहां तक तो मेरा रहेगा टोटल और इफेक्टिव बिल्कुल बराबर, दैट विल बी इक्वल टू गामा H1। इसके बाद मेरा H1 तक तो ये एज इट इज रहेगा, और गामा सेट H2 में से ये माइनस हो जाएगा कुछ ना कुछ। यानी ये जो मेरे पास विड्थ आ रही थी, इस विड्थ में से गामा W H2 माइनस करूंगा तो ये कम आएगी कहीं ना कहीं। अगर मैं यहाँ बात करता हूं इसकी, तो इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूं, तो ये मेरे पास इस तरह का स्ट्रेस डायग्राम देखने को मिल जाएगा। ये हुआ गामा H1, ये हुआ गामा सबमर्ज H2। क्लियर है, उम्मीद समझ आ गया। ऐसे ही करके मैं सबके स्ट्रेस डायग्राम बना सकता हूं। अब क्वेश्चन आता है यहां पर कि क्या ये हमेशा लीनियर रहता है, क्या ये हमेशा लीनियर रहता है, ये जो स्ट्रेस डायग्राम है क्या ये हमेशा लीनियर रहता है। जी 95% केसेस में ये लीनियर रहता है, ठीक है। लेकिन इम्पैक्ट लोडिंग जब मैं एकदम से लगाता हूं, इम्पैक्ट लोडिंग जब मैं एकदम से लगाता हूं, वाटर के प्रपल्शन की वजह से हल्का फुल्का लिनियरिटी में वेरिएशन आ जाता है ड्यू टू मच डिस्टर्बेंस, बट हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो हम इसको ज्यादा तरीके से लीनियर ही लेकर चलते हैं, पैराबोलिक मुझे नहीं मिलता, ठीक है। तो ये चीज मुझे याद रखनी है, उम्मीद समझ आ गया। अब मेरी बात आती है यहां पर, इसके बाद एक छोटा सा केस आता है कि अगर मैंने तुम्हारी सॉइल पर कोई सरचार्ज रख दिया, तो मैं जल्दी जल्दी से इसको करवा देता हूँ, थोड़ा इसको कॉम्प्लेक्स बनाता हूँ। मैंने कहा इसी सॉइल पर ऊपर से मैंने कोई वजन डाल रखा है, और ये वजन है मेरा Q। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे पानी पड़ा है, ऊपर वाला गामा, नीचे वाला गामा सेट, दिस इज माई H2 एंड दिस इज माई H1। When I will be going to solve it, I will get it as total stress as, सबसे पहले तो जो स्ट्रेस ऊपर से लग रहा है वो तो लग ही रहे, जो स्ट्रेस ऊपर से लग रहा है वो तो लग ही रहे, प्लस में यहाँ पे मेरा आ जाएगा गामा इंटू H1 प्लस गामा सेट इंटू H2। पोर वाटर प्रेशर क्या हो जाएगा मेरा यहाँ से, मैंने कहा पोर वाटर तो सिर्फ पानी की वजह से आता है, और पानी सिर्फ इतनी H2 हाइट तक है, यानी गामा W H2। इफेक्टिव स्ट्रेस की मैं बात करूंगा तो इसमें से इसको घटाऊंगा तो आएगा Q प्लस में गामा H1 प्लस गामा सेट में से गामा W घटाऊंगा तो गामा सबमर्ज इंटू H2। उम्मीद कोई डाउट नहीं है। मेजर चीज आती है स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं इसका। When I will going to solve it for the stress diagram, what should be the stress diagram for it? I'm saying that H1 हाइट तक तो कोई परेशानी नहीं है, H1 हाइट तक तो गामा H1 चल रहा है, सही बनाया नहीं, आप समझना। जब आप जीरो पे खड़े हो, बिल्कुल टॉप पे खड़े हो, तो टॉप पे एक स्ट्रेस आपको ऑलरेडी लग रहा है, दैट इज नोन टू बी एज द Q स्ट्रेस। यानी बॉडी पर पहले से Q स्ट्रेस तो लग रहा है, उस Q स्ट्रेस के बाद गामा H1 आ रहा है, उसके बाद गामा H1 के अंदर गामा सेट ऐड हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हेन आई विल बी गोइंग टू एनालाइज दिस, आई विल गेट इट एज दिस इज माय Q, this is my this, and this is my this. When I will be going to solve it, how will I get it as? This is my Q, this is my gamma H1, and this is my gamma set H2. Clear?
चलिए, मेजर बात आती है, जब मैं पोर वाटर प्रेशर इसका निकालूंगा तो वो पोर वाटर प्रेशर मुझे कैसे देखने को मिलेगा? मैंने कहा जब मैं इसका पोर वाटर प्रेशर निकालूंगा तो वो पोर वाटर प्रेशर मुझे देखने को मिलेगा यहां पर H2 के बाद से। ठीक है, मैंने इसको सॉल्व किया, ये मेरे पास आ गया कहीं ना कहीं गामा WH2। उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन मेरे पास आया थर्ड वाला। थर्ड वाले में मुझे देखने को मिला इफेक्टिव स्ट्रेस। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। इफेक्टिव स्ट्रेस में Q तो लगी रहे, गामा H1 तो लगी रहे, गामा सेट वाले में गामा W माइनस कर दूंगा, थोड़ा सा इसको कम कर दूंगा, बस ऐसा कर दूंगा। ठीक ना? ये मेरे पास आ गया Q, ये मेरे पास यहां से आ गया गामा H1 और ये मेरे पास आ गया यहां से देखने को गामा सबमर्ज H2। क्लियर है? क्लियर है, सब क्लियर। यहां से एक केस आता है कैपिलरी का, कैपिलरी केस। अभी कैपिलरी केस की अगर मैं बात करता हूं यहां से, तो वो कैपिलरी केस किस तरीके से वेरी करता है। सबसे पहले तो मैं तुम्हें इस कैपिलरी केस को पढ़ाने से पहले एक लाइन लिखवाना चाहूंगा कि जब आप लोगों का स्ट्रेस डाउनवर्ड लग रहा था, जब आप लोगों का स्ट्रेस डाउनवर्ड लग रहा था तो आपने उसको पॉजिटिव से क्रिएट करा था, और जब आप लोगों का स्ट्रेस अपवर्ड लग रहा था तो आप लोग उसको नेगेटिव से क्रिएट करवाओगे। ठीक है, किस तरीके से देखते हैं? मैंने कहा दिस इज योर स्ट्रेस डायग्राम। इफ आई एम सेइंग दैट कि दिस इज योर स्ट्रेस लाइक दिस, दिस इज योर स्ट्रेस लाइक दिस, so ladies and gentlemen, whatever is on the right side that is the positive in nature, whatever is the left side that is negative in nature. You need to go with this kind of the concept. Got it ना? So this is important. So ladies and gentlemen, मेजर बात यहां से आती है आप लोगों की कि नेगेटिव अपवर्ड प्रेशर को आप नेगेटिव से डिनोट करोगे। अब आ जाओ सॉइल सैंपल पर। आई एम सेइंग दैट कि दिस इज योर सॉइल सैंपल, दिस इज योर सॉइल सैंपल। इस सॉइल सैंपल में पानी का असली लेवल जो था वो यहां तक था। लेट इट बी द हाइट H2 एंड लेट इट बी द हाइट H1। मैंने कहा ये पानी का जो सैंपल है बेसिकली, इसके ऊपर आपने ये गामा है, ये गामा क्या आ जाएगा? सैचुरेटेड आ जाएगा। आई एम सेइंग लेडीज एंड जेंटलमैन कि जब आप इस गामा का टोटल आप देख रहे हो तो इसके ऊपर की साइड में एक कैपिलरी एक्शन देखने को मिल रहा है, और वो कैपिलरी एक्शन बेसिकली आपकी इस मिट्टी को दबा रहा है, बेसिकली इस मिट्टी को दबा रहा है। जब इस कैपिलरी एक्शन को आपने ऊपर की देखा तो आपको पता है आपके कैपिलैरिटी की वजह से आपकी मिट्टी कॉम्प्रेस होती है, यानी कॉम्प्रेस होगी तो आपकी मिट्टी के अंदर इफेक्टिव स्ट्रेस देखने को मिलेगा। बराबर बात मैंने तुमको बोली। तो जब इस मिट्टी के अंदर इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगा तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी वो भी देखते हैं। सर इफ आई एम गोइंग टू राइट इट एज टोटल स्ट्रेस, तो सर टोटल स्ट्रेस सबसे पहले तो मुझे देखने को मिला था यहां पर गामा H1 प्लस गामा सेट H2, लेकिन ये कैपिलैरिटी की वजह से एक नेगेटिव स्ट्रेस आ रहा है यहां पर। या फिर चलो बस इसको इतना ही रखो। अभी मुझे पता है कि पोर वाटर प्रेशर की अगर मैं बात करता हूं तो पोर वाटर प्रेशर एक तो यहां पर जा रहा है, दैट इज इक्वल टू गामा इंटू H2, गामा WH2, लेकिन ये ऊपर भी आ रहा है, ऊपर भी पानी आ गया, तो मैंने लिखा गामा W इंटू H1 नेगेटिव के साथ लिख दो। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं अगर यहां से इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं यहां पर गामा H1 प्लस में गामा सेट H2 में से गामा W घटाऊंगा, गामा सबमर्ज इंटू H2, लेकिन ये नेगेटिव था, यहां से इसमें से जब इसको माइनस करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, गामा WH1। यू कैन गो थ्रू द वैल्यू कि जो भी आपका टोटल स्ट्रेस था उसमें आपका थोड़ा बहुत स्ट्रेस इंक्रीज हो गया, तो इफेक्टिव स्ट्रेस बेसिकली इंक्रीज हो रहा है। तो कैपिलरी एक्शन की वजह से आप लोगों का इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज होते हुए आपको मिलता है। ये छोटी सी बात आप लोगों को अपने दिमाग में रखनी है। तो ये सारे 5 केस मैंने आप लोगों को पढ़ाए और ये 5 केस आप लोगों को अच्छे से समझ में आने चाहिए।